तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है। बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसी खुदकुशी का? और सर बुलंद का टाइम पूरा हो गया है। गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला। ये आपको हाथों को क्या हुआ है? सौरभ, आप कल से कहाँ थे? ये क्या हुआ है? ये पट्टियां क्यों लगी हुई हैं? बानो के जाने का गम बना रहा था। बानो की मौत की इत्तला हवेली में, कबीले में सबको यही बताना है कि नूर में मेरे साथ जीप में जा रही थी, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैयत की हालत ऐसी थी कि बानो का एक्सीडेंट हो गया, वो हमने रात में ही दफना दिया उसे। ठीक है। खाली आता है सर बोले। बानो की मौत की इत्तला पूरे खानदान में भिजवा रहा हूँ। सब्र करो सोहराब खान, बहुत बड़ा सदमा है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए। सब्र करो, अल्लाह मग़फ़िरत करे। सब्र करो सोहराब खान, लेकिन हम इंसान बेबस हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। सब्र करो, दुआ करेंगे। आमीन। अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे। सरबुलंद नजर नहीं आ रहा, किधर है? बीबी जान के पास होगा। शेरदिल का सदमा तो वो बर्दाश्त कर गई थी, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है। बानो का नहीं कर पा रही हूँ। अब इजाजत चाहेंगे बेटा। जी सरबुलंद, मुझे शहर बानो के कमरे में जाना था, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। हुजरे में बानो की कुरान खानी और दुआ हो रही है। कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ बानो के कमरे में। ठीक है, चले जाओ। वहाँ नहीं गए? वहाँ नहीं जाऊंगा। अगर आपको और सोहराब लाला को हाँ भाई बादशाह खान। उस सरबुलंद खान कल चोरी छुपे हमारे इलाके में घुसा है जी। क्या? हाँ जी, हमने उसका पूरा ताक़ुब किया जी। और तुम लोग क्या कर रहे थे? सरबुलंद खान हमारे इलाके में घुसा है और उसके साथ एक लड़की भी थी जी। और तुम लोग क्या कर रहे थे? एक लड़की? वो सारी रात जंगल में छुप कर रहा जी। एक पूरी खबर भी है जी। क्या? और तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारे 2 आदमी मारे गए जी। 2 आदमी मारे गए हैं जी। और तुम लोग क्या कर रहे थे? सरबुलंद, कहाँ है बानो? फिक्र मत करें बीबी जान। ले आए मेरी बानो को। बीबी जान, लेके आओ उसे मेरे पास। और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। फिक्र मत करें बीबी जान। छोटा, ढूंढो उसे। सब ठीक हो जाएगा। बच्चों की तरह बहलाओ नहीं मुझे। फिक्र मत करें बीबी जान। कुछ उसे मेरे पास लेके आओ। बीबी जान बुला रही है उसे। जाओ मेरा बच्चा, जाओ ना। फिक्र मत करें बीबी जान। जाओ, ले आओ उसे मेरे पास। उठा बेटा, किधर है सरबुलंद? बच्चों की तरह बहलाओ नहीं मुझे। फिक्र मत करें बीबी जान। चल मुझ गई। सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि सुंदरी ने जानदुर के खुफिया कमरे से वो दस्तावेजात निकाल ली है जो इसकी असल विरासत का सबूत है। लोग जौक दर जौक हवेली के बाहर जमा होने लगे। बरसों से दबे हुए सच आज जुबान पर आने को बेताब थे। सुंदरी सहन में आकर खड़ी हुई। इसके हाथ में वही फाइल थी। गुलाम इसके साथ था और बादशाह कदरे फासले पर खामोशी से सब देख रहा था। सुंदरी ने बुलंद आवाज में कहा,
آج میں اپنے لیے نہیں اس شہر کے لیے بول رہی ہوں۔ جو زمین، جو دولت، جو اختیار برسوں سے غلط ہاتھوں میں تھا، وہ اب عوام کی امانت ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگے، کچھ کی آنکھوں میں امید تھی، کچھ کے چہروں پر خوف۔ اسی لمحے سپاہیوں کے حصار میں جاندر کو لایا گیا۔ وہ زخمی تو نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک ماند بڑھ چکی تھی۔ پہلی بار وہ طاقت کے تخت پر نہیں، جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ بادشاہ آگے بڑھا۔ جاندر، تم نے طاقت کے لیے شہر کو تقسیم کیا، خاندان توڑے اور سچ کو دفن کیا۔ اب فیصلہ عوام کرے گے۔ شہر کے بزرگوں کی ایک مجلس بلائی گئی۔ دستاویزات سب کے سامنے رکھی گئیں، پرانی مہرے، رجسٹریاں، گواہوں کے بیانات، سب کچھ واضح تھا۔ خورشید نے بھی گواہی دی کہ کس طرح اسے دباؤ میں رکھا گیا، کس طرح سندری کو اس کی اصل شناخت سے دور کیا گیا۔ مجلس کے سربراہ نے فیصلہ سنایا۔ جاندر کو اس کے تمام غیر قانونی اختیارات سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس کی جائیداد عوامی فلاح کے لیے استعمال ہوگی، اور سندری بطور اصل وارث اس امانت کی نگہبان ہوگی، مالک نہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجمع میں تالیاں گونج اٹھیں۔ جاندر نے پہلی بار سر اٹھا کر سندری کو دیکھا۔ تم مجھے قید بھی کر سکتی تھیں، بدلہ بھی لے سکتی تھیں۔ سندری نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بدلہ لینا آسان ہے، نظام بدلنا مشکل۔ میں آسان راستہ نہیں چنوں گی۔ چند ہفتوں میں شہر کا نقشہ بدلنے لگا۔ پرانی حویلی کے ایک حصے کو مدرسہ بنا دیا گیا، قلعے کے خفیہ کمروں کو عوامی لائبریری میں بدل دیا گیا، خواتین کے لیے ہنر سکھانے کے مراکز قائم ہوئے۔ لوگ اب پہلی بار طاقت سے نہیں، انصاف سے واقف ہو رہے تھے۔ مگر ہر کہانی میں سکون کے بعد ایک نیا امتحان آتا ہے۔ ایک شام غلام نے سندری کو نقشے پر جھکا دیکھا۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ سندری نے آہستہ سے کہا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا غلام، ان دستاویزات میں دوسری جاگیروں کا ذکر بھی ہے، دوسرے علاقوں کا، جہاں یہی ظلم دہرایا جا رہا ہے۔ اگر میں واقعی وارث ہوں تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ غلام نے گہری سانس لی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ ہاں، اس بار حویلی نہیں، پورا علاقہ بدلنا ہے۔ اسی رات بادشاہ نے انہیں بلایا۔ میں تمہیں روکیں گا نہیں، مگر یاد رکھو، باہر کی دنیا حویلی سے زیادہ بے رحم ہے۔ اگر تم نکلے تو دشمن صرف جاندر نہیں ہوں گے۔ سندری مسکرائی۔ تو مجھے تب بھی نہیں لگا تھا جب میں تنہا تھی، اب تو میرے ساتھ سچ اور تم سب ہو۔ اگلے منظر میں صبح کی روشنی میں ایک قافلہ حویلی سے روانہ ہو رہا ہے۔ سندری گھوڑے پر سوار ہے، غلام اس کے ساتھ۔ خورشید دعائیں دے رہی ہے۔ بادشاہ دور کھڑا خاموشی سے انہیں رخصت کر رہا ہے۔ راستہ طویل ہے، آگے نئے شہر، نئے راز، نئی سازشیں انتظار کر رہی ہے۔ اور دور کسی پہاڑی مقام پر ایک شخص دوربین سے اس قافلے کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ نکل پڑی۔ اصل کھیل اب شروع ہوگا۔ کہانی اب صرف ایک خاندان کی نہیں رہی، یہ ایک تحریک بننے جا رہی ہے۔ صبح کی نرم روشنی پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھی جب سندری کا قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکلا۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر راستہ گرم اور کٹھن تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز سنسان وادی میں گونج رہی تھی۔ سندری آگے تھی، آنکھوں میں عزم، دل میں ہلکی سی بے چینی۔ غلام اس کے برابر چل رہا تھا، ہر موڑ پر چوکس۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک بوسیدہ قصبے میں داخل ہوئے۔ ٹوٹی چھتیں، ویران گلیاں اور چہروں پر مایوسی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کتابوں کے بجائے اوزار تھے، عورتوں کی آنکھوں میں سوال تھے، مردوں کے چہروں پر خاموش غصہ۔ سندری گھوڑے سے اتری۔ ایک بوڑھی عورت قریب آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بی بی، آپ وہی ہیں نا جس نے اپنے شہر میں انصاف قائم کیا؟ سندری نے نرمی سے جواب دیا، اگر انصاف کی بات ہے تو ہاں، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھی عورت کی آنکھیں بھر آئے۔ یہاں سردار ناصر کا راج ہے، وہ ہم سے زمین کا ٹیکس لیتا ہے، پانی کا ٹیکس لیتا ہے، سانس لینے کا بھی حساب رکھتا ہے۔ جو بولتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ غلام نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سپاہیوں کی چوکیاں دور نظر آ رہی تھیں۔ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا، پہلے حالات سمجھتے ہیں۔ اسی لمحے گھوڑوں کی تیز آواز سنائی دی۔ چند سپاہی نمودار ہوئے۔ ان کے آگے ایک قداور شخص سیاہ لباس میں، آنکھوں میں غرور۔ تو تم ہی ہو سندری، اس نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میرے علاقے میں قدم رکھنے کی اجازت کس نے دی؟ سندری نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، اجازت انصاف سے لی جاتی ہے، کسی فرد سے نہیں۔ سردار ناصر ہنسا۔ یہاں انصاف میرا حکم ہے، جو میں کہوں وہی قانون۔ قصبے کے لوگ سہم گئے۔ غلام آگے بڑھا، مگر سندری نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روک دیا۔ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم سننے آئے ہیں۔ اگر تمہارا قانون لوگوں کو بھوکا رکھتا ہے تو وہ قانون نہیں، ظلم ہے۔ ناصر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہاں کی زمین میری ہے، یہ لوگ میرے مزارے ہیں۔ غلط، سندری نے بلند آواز میں کہا، زمین خدا کی ہے اور اس پر حق اس کا ہے جو اسے آباد کرے۔ ہجوم میں سرگوشیاں بڑھنے لگے۔
लोगों के चेहरों पर हिम्मत की हल्की सी झलक उभरने लगी। नासिर ने सिपाहियों को इशारा किया, उन्हें किले तक ले जाओ, मैं खूब बात करूंगा। सुंदरी और गुलाम को कस्बे के वस्त में वाक़े एक मजबूत इमारत में ले जाया गया। कमरा वसी था, दीवारों पर हथियार आवेजा। नासिर तख्त नुमा कुर्सी पर बैठा। तुम समझती हो कि एक शहर बदल लेने से दुनिया बदल जाएगी, इसने तंज किया। सुंदरी ने पुरसुकून लहजे में कहा, दुनिया एक एक शहर से बदलती है, और हर शहर एक एक दिल से। नासिर खामोश हुआ, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूं तो कल हर गांव में बगावत हो जाएगी। गुलाम ने मजबूती से कहा, बगावत जुल्म के खिलाफ होती है, इंसाफ के खिलाफ नहीं। कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। फिर बाहर शोर उठा। कस्बे के लोग दरवाजे के बाहर जमा हो चुके थे। एक नौजवान की आवाज आई, हम टैक्स नहीं देंगे, हमें हक चाहिए। नासिर चौंक उठा, ये तुम्हारा काम है। सुंदरी ने धीरे से कहा, नहीं, ये उनका अपना हौसला है, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। नासिर के चेहरे पर पहली बार तजब्जुब नजर आया। इसने खिड़की से बाहर देखा। लोग मुंतशिर नहीं हो रहे थे, वो डटे हुए थे। अगर मैं हिट जाऊं, इसने आहिस्ता से कहा, तो मेरा क्या होगा? सुंदरी ने जवाब दिया, अगर तुम इंसाफ से हुकूमत करो तो तुम्हारा नाम इज्जत से लिया जाएगा, अगर नहीं तो वक्त खुद फैसला करेगा। नासिर ने लंबी सांस ली। तुम जानती हो, मैं भी कभी ऐसे ही ख्वाब देखता था, मगर ताकत मिलते ही सब बदल गया। ताकत बदलती नहीं, बेनकाब करती है, सुंदरी ने कहा। चंद लम्हों बाद नासिर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, टैक्स का निजाम खत्म किया जाए, जमीनों का नया हिसाब होगा, और आज के बाद कोई जबरदस्ती नहीं। हुजूम में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलाम ने सुंदरी की तरफ देखा, एक और मक्का बगैर खून के जीत लिया तुमने। सुंदरी ने आसमान की तरफ देखा, ये जीत नहीं, जिम्मेदारी है, अब हमें अगले शहर जाना है। इसी रात कस्बे के लोग मशले जलाकर सुंदरी के काफले को रुखसत करने आए। बच्चों के हाथों में पहली बार किताबें थीं, औरतों के चेहरों पर उम्मीद। काफला आगे बढ़ा। दूर पहाड़ियों के पीछे एक किला नजर आ रहा था, पहले से ज्यादा अजीम, पहले से ज्यादा खतरनाक। गुलाम ने आहिस्ता से कहा, वहां कौन होगा? सुंदरी ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, शायद वो जो हमें रोकना चाहता है, मगर अब हम रुकेंगे नहीं। चांदनी रात में काफला पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया, और कहानी एक नए इम्तिहान की तरफ मुड़ गई। पहाड़ी रास्ता तंग और पुरखतर था, नीचे गहरी खाइयां, ऊपर नोकीली चट्टानें। काफला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। रात की खामोशी में सिर्फ घोड़ों की सांसें और कदमों की चाप सुनाई देती थी। सुंदरी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना साया उनका पीछा कर रहा हो। अचानक आगे चलने वाले सिपाही ने हाथ उठाकर इशारा किया। रास्ता बंद था, बड़ी बड़ी चट्टानें गिराकर रास्ता रोका गया था। गुलाम फौरन घोड़े से उतरा। ये हादसा नहीं, किसी ने जान बोझ कर किया है। इसी लम्हे पहाड़ियों से मशले रोशन हुई, ऊपर से दर्जनों मुसल्लाह आदमी नमूदार हुए। उनके दरमियान एक निकाब पोश शख्स खड़ा था। इसकी आवाज गूंजी, सुंदरी, तुम बहुत आगे आ गई हो। सुंदरी ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, सामने आओ। निकाब के पीछे बहादुरी नहीं होती। निकाब पोश आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। इसने निकाब हटाया। गुलाम की आंखें फैल गईं। तुम? वो शख्स जानदुर का पुराना मुशीर था, वही पुरस्रार आदमी जो हर मोड़ पर दिखाई देता रहा था। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, ताकि तुम यहां तक पहुंचो, इसने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम समझती थीं तुम सल्तनत बचा रही हो? नहीं, तुम खुद एक बड़े खेल का हिस्सा हो। सुंदरी की आवाज मजबूत रही। कौन सा खेल? वो हंसा। ये पहाड़ी इलाका सिर्फ एक कस्बा नहीं, यहां से 3 बड़ी वादियों का रास्ता कंट्रोल होता है। जो इसे संभाल ले वो पूरे खित्ते पर असर अंदाज हो सकता है। मैं चाहता था कि तुम आओ, ताकि लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों। और फिर गुलाम ने तेज लहजे में पूछा, फिर मैं असल ताकत संभाल लूं। तुम चेहरा बुनती, मैं हाकिम बनता। हुआ में तनाव फैल गया। सुंदरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने गलत अंदाजा लगाया, मैं किसी की मोहरा नहीं बनूंगी। मुशीर ने हाथ उठाया। पहाड़ियों से तीर अंदाजों ने कमाने तान ले। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, आ तो मेरे साथ मिल जाओ, आ यहीं खत्म हो जाओ। काफिले में बेचैनी फैल गई। गुलाम ने तलवार निकाली, मगर सुंदरी ने इसे रोक दिया। अगर आज खून बहा तो हम भी उन्हीं जैसे हो जाएंगे जिनके खिलाफ निकले हैं। फिर इसने बुलंद आवाज में कहा, जो लोग ऊपर खड़े हो, क्या तुम जानते हो तुम किसके लिए लड़ रहे हो? एक ऐसे शख्स के लिए जो तुम्हें सिर्फ ढाल बना रहा है। कुछ सिपाहियों के चेहरे बदलने लगे। मुशीर गुस्से में बोला, खामोश। मगर सुंदरी की आवाज गूंजती रही, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जमीन, तुम्हारा पानी,
तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में होनी चाहिए। तो तीर नीचे कर दो। चंद लम्हों की खामोशी। फिर एक तीर अंदाज ने अपनी कमान नीचे कर दी। फिर दूसरा। मुशीर के चेहरे पर खौफ उभरा। तुम लोग पागल हो गए हो। गुलाम ने मौका देखकर आगे बढ़कर इसका हथियार छीन लिया। बाकी लोग मुंतशिर होने लगे। मुशीर ने आखिरी कोशिश में खंजर निकाला और सुंदरी की तरफ लपका, मगर गुलाम ने बीच में आकर वार रोक लिया। खंजर गुलाम के बाजू को छू गया। खून बहने लगा। गुलाम, सुंदरी चीखी। गुलाम ने दांत भींच कर कहा, मैं ठीक हूँ, इसे जाने ना देना। लोगों ने मिलकर मुशीर को काबू कर लिया। पहाड़ी रास्ता साफ किया गया। काफिला आगे बढ़ा, मगर इस बार फिजा बदल चुकी थी। अब लोग सिर्फ सुंदरी के साथ नहीं चल रहे थे, वो इस पर यकीन भी करने लगे थे। रात को एक ऊंची चोटी पर खैमे लगाए गए। नीचे पूरी वादी दिखाई देती थी। गुलाम के जख्म पर पट्टी बांधते हुए सुंदरी की आंखों में नमी थी। हर बार तुम मेरे लिए खुद को खतरे में डाल देते हो। गुलाम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं रही, ये हम सब की है। सुंदरी ने दूर अंधेरे में फैली वादी को देखा। ये तो सिर्फ पहला बड़ा इम्तिहान था। अगर एक मुशीर इतना बड़ा खेल खेल सकता है, तो असल ताकतें कहाँ होंगी। इसी लम्हे एक सवार तेजी से खैमे की तरफ आया। बीबी, आगे की वादी में बगावत हो चुकी है। लोग अब का नाम लेकर पुराने किले पर कब्जा करने निकल पड़े हैं। सुंदरी की आंखों में चमक आई, मगर साथ ही फिक्र भी। हमने उन्हें हौसला दिया, मगर क्या वो तैयार हैं? गुलाम ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें सिर्फ रहनुमा नहीं, हुक्मरान की तरह सोचना होगा। चांद आसमान पर बुलंद था और वादी में एक नई आग जल चुकी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वादी में शोर बुलंद होने लगा। पहाड़ी चोटी से नीचे देखा तो हजारों लोग पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मशले, लाठियां और कुछ के पास पुराने हथियार थे, मगर सबसे ताकतवर चीज उनके चेहरों पर नजर आने वाला यकीन था। सुंदरी खैमे से बाहर निकली। इसकी आंखों में फिक्र की लहर दौड़ गई। ये हमने नहीं चाहा था, इसने धीरे से कहा। गुलाम ने इसके साथ खड़े होकर नीचे देखा। लोग बरसों से दबे हुए थे। जब उम्मीद मलती है तो वो रुकती नहीं, बह निकलती है। अब सवाल यह है कि हम इस बहाव को समत देंगे, आइए सब कुछ बहा ले जाएगा। इसी लम्हे एक नौजवान हाँफता हुआ ऊपर पहुंचा। बीबी, किले के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। नासिर के वफादार सिपाही अंदर बंद हैं। लोग बदला लेना चाहते हैं। सुंदरी का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, अगर आज बदला शुरू हुआ तो कल कोई और हमारे खिलाफ बदला लेगा। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, बढ़ना नहीं। वो फौरन घोड़े पर सवार हुई। गुलाम और चंद साथी इसके साथ नीचे उतरने लगे। किले के सामने मंजर खौफनाक था। दरवाजे टूट चुके थे। लोग अंदर घुस चुके थे। कुछ सिपाही घुटनों के बिल बैठे रहम की दरखास्त कर रहे थे। एक नौजवान चीख रहा था, उन्होंने हमारे बापों को कूड़े मारे, आज हम छोड़ेंगे नहीं। सुंदरी ने घोड़े को आगे बढ़ाया और बुलंद आवाज में पुकारा, रुक जाओ। हुजूम की नजरें इसकी तरफ उठ गईं। अगर आज तुम उन पर वही जुल्म करोगे जो उन्होंने तुम पर किया, तो फर्क क्या रह जाएगा तुम में और उनमें? कुछ लोग चीखे, इंसाफ चाहिए। इंसाफ खून से नहीं मिलता, सुंदरी ने जवाब दिया, इंसाफ कानून से मिलता है। हम नया निजाम कायम करेंगे। हर इल्जाम की समाअत होगी। जो मुजरिम होगा सजा पाएगा। मगर हुजूम फैसला नहीं करेगा। हुजूम में खामोशी फैलने लगी। नासिर को सामने लाया गया। इसके हाथ बंधे थे, चेहरा जर्द। इसने सुंदरी की तरफ देखा। तुमने वदा किया था कि निजाम बदलेगा, क्या आज तुम इसे निभाओगी? सुंदरी ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मगर निजाम तुम्हारे हुक्म से नहीं, कानून से चलेगा। इसी वक्त किले के एक हिस्से से धमाके की आवाज आई। जमीन हल गई। लोग घबरा कर पीछे हटने लगे। गुलाम फौरन दौड़ा। बारूद रखा गया है, अगर आग फैली तो पूरा किला गिर सकता है। सुंदरी ने फौरन हुक्म दिया। सब लोग बाहर निकले। पानी के मशकीजे लाओ, जो जख्मी हैं उन्हें निकालो। अफरातफरी मच गई। मुस्कुरा रही हो? हाँ। अंदर आओ ना, बाहर को खड़ी हुई हो, तुम्हारा अपना घर है। It's going to be okay. I promise. अब बिल्कुल नहीं रोना तुमने, उठो शाबाश। ठीक है। दिल की खालिश तेरी याद में रोती है। तुम ये सब कर बैठे? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। अब इसका अंजाम भुगतो, देख लेता हूं।
दिल की धड़कन में तेरा ही नाम रहे, मेरी हर शाम में तेरा पैगाम रहे। मगर इस बार लोग भाग नहीं रहे थे, वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गुलाम और चंद आदमी अंदर गए। धुआं बढ़ रहा था। एक कमरे में बारूद के थैले जलने वाले थे। गुलाम ने कपड़ा भिगोकर आग पर डाला। धुआं इसके चेहरे पर फैल गया। बाहर सुंदरी लोगों को मुनज़्ज़म कर रही थी। क़ितार बनाओ, पानी पास करो, कोई अंदर अकेला नहीं जाएगा। कई घंटों की जिदोजहद के बाद आग काबू में आ गई। कला बच गया। लोगों की आंखों में अब गुस्सा नहीं, एहतराम था। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। आज पहली बार हमने देखा कि क़ियादत क्या होती है। तुमने हमें लड़ना नहीं, बचाना सिखाया है। सुंदरी थकी हुई थी, मगर इसकी आवाज में सुकून था। ये किला अब जुल्म की अलामत नहीं रहेगा। यहाँ अदालत कायम होगी। हर फैसला खिले आम होगा। गुलाम जख्मी हाथ के साथ इसके पास आया। तुमने आज हुजूम को कौम बना दिया। सुंदरी ने आसमान की तरफ देखा। ये सिर्फ आगाज है, अब हमें पूरे खित्ते में यही करना होगा। मगर वो रुक गई। गुलाम ने पूछा, मगर क्या? मगर मैं महसूस कर रही हूं कि कोई बड़ी ताकत हमें देख रही है। मुशीर अकेला नहीं था। बारूद किसने रखा? किसने लोगों को इतना भड़काया? इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। बीबी, किले के तहखाने से एक खुफिया सुरंग मिली है और वहां से कुछ लोग फरार हो गए हैं। सुंदरी की आंखों में चमक आई। तो खेल अभी बाकी है। वो सुरंग के दहाने पर जा खड़ी हुई। अंधेरा गहरा था, जैसे जमीन के अंदर कोई और दुनिया छपी हो। तैयार हो जाओ, इसने आहिस्ता से कहा। अगला मक्का जमीन के नीचे है और शायद सच भी वहीं दफन है। वादी में हुआ तेज चलने सुरंग का दहाना ठंडी सांस लेता हुआ सा लग रहा था, जैसे जमीन के अंदर कोई पुराना राज जाग उठा हो। मशले रोशन की गईं। धुआं अब भी फिजा में हल्का सा मुअल्लक था। सुंदरी ने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर कदम आगे बढ़ा दिया। कोई पीछे नहीं हटेगा, मगर कोई जल्दबाजी भी नहीं करेगा। इसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकरा कर गूंज गई। गुलाम इसके साथ था, बाजू पर पट्टी बंधी हुई, मगर कदम मजबूत। चंद मोतबर साथी पीछे थे। सुरंग तंग थी, छत नीची, दीवारों पर नमी और कहीं कहीं पुराने निशान, जैसे यहाँ बरसों से आना जाना रहा हो। कुछ दूर जाकर सुरंग दो हिस्सों में बट गई। गुलाम ने जमीन पर झुककर निशान देखे। दाएं तरफ ताजा कदमों के निशान हैं। भागते हुए। सुंदरी ने सर हिलाया। तो हम भी वहीं जाएंगे। रास्ता नीचे की तरफ उतरने लगा। हवा भारी होती जा रही थी। अचानक दूर से मध्यम आवाजें सुनाई दें, मर्दों की सरगोशियां। सब रुक गए। सुंदरी ने आहिस्ता से मशल नीचे की। सामने एक कुशादा तहखाना था। पत्थर के सुतून, लकड़ी के संदूक और दीवारों पर नक्शे आवेजा थे। ये सिर्फ फरार की सुरंग नहीं थी, ये एक खुफिया मरकज था। 4-5 आदमी नक्शे के गिर्द खड़े थे। वादी हाथ से निकल रही है, एक ने कहा। मगर शुमाली किला अभी हमारे पास है, वहां से हमला करेंगे। गुलाम ने धीरे से कहा, ये सिर्फ मकामी बगावत नहीं, ये पूरा जाल है। इसी लम्हे एक आदमी ने सर घुमाकर मशल की रोशनी देख ली। वो यहाँ हैं। अफरातफरी मुच गई। 2 आदमी भागने लगे, एक ने तलवार खींच ली। मगर इस बार सुंदरी पीछे नहीं हटी। वो आगे बढ़ी। हथियार नीचे रख दो, तुम्हारे पास भागने का रास्ता नहीं। एक शख्स हंसा। तुम समझती हो ये सब तुम रोक लोगी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि हमारे पीछे कौन है। तो बता दो, सुंदरी ने मजबूत लहजे में कहा। वो खामोश रहा, फिर अचानक खंजर फीका। गुलाम ने फौरी रद्दनमल देते हुए इसे हटा दिया। खंजर दीवार से टकरा कर गिरा। साथियों ने उन्हें काबू कर लिया। सुंदरी ने नक्शों की तरफ देखा। इसकी सांस रुक गई। नक्शों पर सिर्फ इस वादी नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के कले निशान जद थे। सुर्ख दायरों में वो इलाके थे जहां बगावत भड़काई जा रही थी। कुछ पर निशान लगा था, अगला मरहला। एक संदूक खोला गया। अंदर खतूत थे, मुहरे और एक नाम बार बार दर्ज था, शहजादा सलीम, गुलाम चौन का। ये तो शाही खानदान का नाम है, मगर वो तो बरसों पहले खत्म हो चुका था। सुंदरी की आंखों में गहरी सोच उभरी। हमें यही बताया गया था। कैदियों में से एक ने तंजिया मुस्कराहट के साथ कहा, तुम जिस निजाम को कायम करना चाहती हो, वही निजाम हमारे शहजादे का हक था। तुमने गलत तख्त पर कब्जा कर लिया है।
मैंने किसी तख्त पर कब्जा नहीं किया। सुंदरी ने जवाब दिया, मैंने जुल्म को रोका है। वो शख्स बोला, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ लोगों को जुल्म से फायदा होता है। अचानक सुरंग के दूसरे हिस्से से धमाके की आवाज आई। जमीन हल गई, मशले लरजने लगे। वो दूसरा रास्ता गिरा रहे हैं, गुलाम चीखा। धुआं फैलने लगा। वक्त कम था। सुंदरी ने फौरन हुक्म दिया, सब दस्तावेजात समीटो, कैदियों को साथ लेकर निकलो। भागते कदमों की आवाज, गिरते पत्थर, घुटन ज़दा फिजा, मगर सब किसी तरह बाहर निकल आए। जैसे ही वो सुरंग से निकले, पीछे का हिस्सा बैठ गया। रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। रात की ठंडी हवा ने सबको सांस लेने का मौका दिया। गुलाम ने आसमान की तरफ देखा। वो हमें डराना चाहते थे, मगर हमें सच दे गए। सुंदरी के हाथ में वो खत था जिस पर शहजादा सलीम की मेहर लगी थी। अगर वाकई कोई वारिस है, तो वो सामने क्यों नहीं आता? गुलाम ने पूछा। सुंदरी की नजर दूर अंधेरे में खो गई। शायद वो सामने आ चुका है, बस हमने पहचाना नहीं। इसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। बीबी, शुमाली रास्ते पर शाही परचम लहरा रहा है। एक लश्कर हमारी तरफ बढ़ रहा है, और इसके आगे एक नौजवान घोड़े पर सवार है। वो खुद को शहजादा सलीम कहता है। हुआ जैसे रुक गई। सुंदरी ने आहिस्ता से कहा, तो असल खेल अब शुरू हुआ है। दूर पहाड़ी रास्ते पर मशलोहे की कतार नजर आने लगी। एक नया दवेदार, एक नया लश्कर, और एक नई आजमाइश। माजरत, मैं अब मुकम्मल तौर पर उर्दू रस्म अलखत, उर्दू स्क्रिप्ट में ही जवाब दूंगा। अब की कहानी का पहला हिस्सा ये रहा। हिस्सा अव्वल, मक्का, दुश्मन और नया वार। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्तें इंतहाई धमाका खेज होने वाली हैं। काम्यार और आयरा एक बार फिर एक होने वाले हैं, लेकिन वही काली ताकतें जिन्होंने उन्हें पहले अलग किया था, अब एक बार फिर सरगर्म है। फारिया और खावर को लगता है कि वो अपनी पुरानी चाल दोबारा चलकर काम्यार के दिल में आयरा के लिए नफरत पैदा कर देंगे और इसे तलाक दलवा देंगे। फारिया के घिनौने मंसूबे के तहत खावर चुपके से आयरा के कमरे में दाखिल हो जाता है। आयरा इसे वहां देखकर सदमे में आ जाती है। खावर बड़ी बेशर्मी से कहता है, आयरा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काम्यार के साथ खुश नहीं हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दुख देखा है जो काम्यार तुम्हें दे रहा है। मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूँ। आयरा इसे सख्ती से डांटती है और कमरे से निकल जाने को कहती है, लेकिन खावर पीछे नहीं हटता। जैसे ही फारिया को सिग्नल मिलता है कि काम्यार घर पहुंच चुका है और अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा है, वो खावर को इशारा करती है। खावर फौरन आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आयरा प्लीज, मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं होती कि काम्यार गुस्से में भरा हुआ कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने का मंजर देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। कमरे में तनाव इतना बढ़ चुका था कि हवा में भी भारीपन महसूस हो रहा था। खावर, जिसके दिल में मक्काराना इरादे थे, इसने जैसे ही आयरा का हाथ थामा, ठीक इसी लम्हे दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। सामने काम्यार खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से दहकते हुए अंगारे बन चुकी थीं। वो मंजर जो फारिया और खावर ने बड़ी मेहनत से तरतीब दिया था, वो काम्यार की आंखों के सामने था। फारिया कोना पकड़कर छपी हुई ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि बस अब आयरा का किस्सा तमाम हुआ, आज इसे तलाक मिलकर रहेगी। आयरा ने जैसे ही काम्यार को देखा, इसके दिल की धड़कन थम सी गई। इसने झटके से अपना हाथ खावर से छुड़ाया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, काम्यार, खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम ये शख्स यहाँ कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, काम्यार ने एक शेर की तरह झपटकर खावर के जबड़े पर ऐसा भरपूर मुक्का रसीद किया कि खावर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। काम्यार ने खावर का गिरेबान पकड़कर इसे ऊपर उठाया और धारते हुए कहा, लगता है तुम अभी तक सबक नहीं सीखे। पिछली बार मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी, लेकिन शायद मेरी शराफत को तुमने मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, और इससे भी बढ़कर तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये औरत मेरी इज्जत है, मेरी शर्कन हयात है। तुम जैसे नीच इंसान को तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। काम्यार ने एक के बाद एक कई थप्पड़ खावर के मुंह पर जुड़े, जिससे खावर की सारी मक्कारी हुआ हो गई। खावर, जो ये सोच कर आया था कि काम्यार आयरा को देखते ही तलाक दे देगा, अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से दम दबाकर भागा। इसे ख्वाब ख्याल में भी अंदाजा नहीं था कि काम्यार इस पर शक करने के बजाय इसकी दुर्गत बना देगा। जब खावर भाग गया,
तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आयरा खौफजदा खड़ी थी, इसे डर था कि अब काम्यार का रुख इसकी तरफ होगा। वो रोते हुए कहने लगी, काम्यार, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि वो मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा। काम्यार ने गहरी सांस ली और आयरा के करीब आकर इसे खामोश करवाया। इसने बड़े तहम्मुल से कहा, आयरा, तुम्हें मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हमारे रिश्ते पर आंच आए। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो शख्स यहाँ तक पहुँचा कैसे। इस घर में जरूर कोई है जो इसके साथ मिला हुआ है, कोई ऐसा साम जो मेरी आस्तीन में छुपा बैठा है। तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले भी तुम पर भरोसा किया था और आज भी करता हूँ, लेकिन अब मैं इस शख्स को और इसके सहूलतकार को ऐसी सजा दूंगा कि वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे। ये कहकर काम्यार ने बेफिक्री से बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ले, जैसे इसे अपनी बीवी की पादामनी पर रत्ती भर भी शक न हो। आयरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े कि इसके शौहर ने इस पर अंधा एतबार किया। वो वही इसके पास बैठ गई और सुकून की सांस ली, लेकिन इसे क्या मालूम था कि असल जंग तो अभी बाकी है। ठीक है, अब जरा तफसील से इस मंजर की गहराई में चलते हैं और कहानी को मजीद तवील और दिलचस्प बनाते हैं। हिस्सा सिवम, एतबार की जीत और काम्यार का बदला हुआ मिजाज। काम्यार का खावर को मार मार कर घर से निकालना महज एक गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि ये फारिया के ताबूत में पहली कील थी। फारिया जो छप कर ये सारा मंजर देख रही थी, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने तो सोचा था कि काम्यार कमरे में दाखिल होते ही आयरा पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा, इसे धक्के देकर घर से निकाल देगा और तलाक के कागजात इसके मुंह पर मारेगा, लेकिन यहाँ तो पांसा ही पलट गया। काम्यार का अपनी बीवी पर यह अटल भरोसा फारिया के लिए किसी क़यामत से कम ना था। खावर के भागने के बाद कमरे में एक बोझल खामोशी छाई हुई थी। आयरा अब भी कांप रही थी, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस काम्यार ने इसे इतने अरसे से नजरअंदाज किया हुआ था, जिसने इसे बात बात पर जलील किया था, आज वही इसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। आयरा ने रोते हुए हिम्मत जमा की और काम्यार के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, काम्यार, मुझे नहीं मालूम वो यहाँ कैसे पहुंचा। मैं तो अपने कमरे में सुकून से बैठी थी, अचानक वो सामने आ गया और ऐसी घिनौनी बातें करने लगा। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। काम्यार ने आयरा की तरफ देखा, इसकी नजरों में वो पुरानी नफरत नहीं थी बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इसने नरमी से आयरा का हाथ थामा और इसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, आयरा, खामोश हो जाओ, तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम्हारी तरबियत किया है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि ये शख्स इतनी आसानी से मेरे बेडरूम तक कैसे पहुंच गया। इस घर के सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे, और सबसे बड़ी बात, इसे किसने बताया कि मैं किस वक्त घर आ रहा हूं। आयरा हैरत से इसे देखती रह गई। काम्यार ने इसे गिले नहीं लगाया, लेकिन इसके अल्फाज किसी मरहम से कम ना थे। काम्यार ने बिस्तर पर लेते हुए अपनी आंखें मूंद ले, जैसे इसे किसी बात की फिक्र ना हो। वो पुरसुकून था क्योंकि इसने सच्चाई को पहचान लिया था। आयरा वही इसके पास बैठ गई। इसे महसूस हुआ कि शायद उनके रिश्ते की कड़वाहट अब खत्म होने वाली है। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो घर की फिजा बदली बदली थी। काम्यार तैयार होकर ऑफिस जाने लगा तो आयरा ने इसे रोकने की कोशिश की। वो चाहती थी कि काम्यार अब अपनी जिंदगी बदल ले, वो पुरानी तलखियां खत्म कर दे। आयरा ने बड़ी उम्मीद से कहा, काम्यार, अगर तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है तो प्लीज अब ये बेमकसद गुस्सा और लड़ाई झगड़े छोड़ दो। तुम्हारे इस रवैये से कोई भी खुश नहीं है, सब तकलीफ में है। आओ हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। काम्यार, जो अभी तक खामोश था, अचानक मुड़ा और इसके चेहरे पर फिर वही सख्ती आ गई। इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ आयरा को देखा और बोला, आयरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बदल सकती हो? अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे कहने पर मैं खुद को तब्दील कर लूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं नहीं जानता कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ना मैं सुधरने वाला हूं और ना ही मैं अपनी आदतें बदलूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसी तरह रहूं, वरना तुम्हारे पास जाने का रास्ता खुला है। मैंने एक बार बदलने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ जिल्लत। अब मैं वही काम्यार रहूंगा जो दुनिया को दुखता है। ये कहकर काम्यार गुस्से में वहां से निकल गया, लेकिन आयरा को अब भी महसूस हो रहा था कि काम्यार के अंदर एक जंग चल रही है। वो ऊपर से जितना सख्त दुख रहा है, अंदर से इतना ही टूटा हुआ है और अब इसे आयरा की तकलीफ से फर्क पड़ता है। इसी दौरान काम्यार की माँ आयरा के पास आई और इसका हाथ थाम कर बोली, बेटा आयरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इस घर के बहुत से मसाइल हल कर दिए हैं। अब मैं चाहती हूं कि तुम काम्यार को भी संभालो। मैं जानती हूं ये बहुत मुश्किल है, वो जिद्दी है, लेकिन वो एक बार तुम्हारी वजह से बदला था। मुझे उम्मीद है वो दोबारा भी बदल जाएगा। आयरा ने नम आंखों से जवाब दिया, आंटी, मुझे इस इंसान की समझ नहीं आती।
कभी लगता है ये मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, और कभी लगता है कि दुनिया में अगर कोई मुझे समझता है तो वो सिर्फ कामयार है। इसके दो रूप हैं, एक वो जो मुझसे शदीद मोहब्बत करता है और दूसरा वो जो मुझसे नफरत की इंतहा कर देता है। मैं किस रूह पर यकीन करूं? कामयार की माँ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, वो सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचाना चाहता है ताकि इसे सुकून मिले कि इसने बदला ले लिया, वरना वो ऐसा नहीं है। इसे बस वक्त दो, वो जरूर सुधरेगा।